अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। देखो बच्चों, RBSC राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए एक मॉडल पेपर जारी किया है वेबसाइट पर। तो उस मॉडल पेपर में कमी और अच्छी बातें क्या है वो बताने के लिए ये वीडियो आपको पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आपको करना क्या है, RBSC ने आपको एक मॉडल पेपर दिया है और ये बताया है कि आपका पेपर किस पैटर्न से आने वाला है और कैसा पेपर आपका आने वाला है। सबसे पहले 4 बातें मैं आपको खास खास बताना चाहूँगा। पहली बात, मॉडल पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आंसर नहीं है। पर मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें आपका आंसर भी दिए गए हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी रिटर्न फॉर्मेट में है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल के बता दूंगा आप सुन लोगे लिख लोगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उन क्वेश्चंस को टाइप भी किया है, ठीक है, ताकि आप आराम से देख कर वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकें, समझ सकें, याद कर सकें। दूसरी बात, RBSC का मॉडल का पेपर का मतलब होता है कि आपका इम्तिहान में पेपर इस पैटर्न से आने वाला है। तो पैटर्न का मतलब होता है, जैसा पैटर्न है कई बार होता है कि सवाल भी काफ़ी मैचेबल, यानी सवाल भी काफ़ी मिलते जुलते मॉडल पेपर से पूछ लिए जाते हैं। तो मॉडल पेपर आपको बताता है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉडल पेपर के सारे सवालों को ढंग से हल करना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहान में ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। तीसरी बात, इस बार NCERT ने आपके कुछ कुछ चैप्टर्स क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। तो आपका जो मॉडल पेपर आया है उन डिलीटेड चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही बनकर आया है, ठीक है। जैसे कि आपका ख़याबान उर्दू में टोटल 6 चैप्टर थे, 6 में से 3 चैप्टर हटा दिए, बेवा जो बड़े बड़े चैप्टर थे हटा दिए और 3 चैप्टर रख दिए हैं। उसी तरह आपकी गुलिस्तान अदब में भी काफ़ी सारे चैप्टर थे, वो भी हटा दिए हैं। तो चैप्टर हटने से आपको काफ़ी राहत मिली होगी। आपको उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी ना पढ़ना है, ना समझना है और ना उनकी तरफ तवज्जो देनी है, ठीक है। और बात आती है चौथी, सबसे आखिरी बात, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और बता दूंगा कि किस तरह आपको इस वीडियो की PDF मिल सकती है, ताकि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े, टाइम ख़राब ना हो आपका। और बहुत जल्द ही आपको क्या मिल जाए कि PDF मिल जाए, ताकि आप PDF से इस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके ये भी समझ सके कि सर ने इसका आंसर कैसे लिखा है और हमें आंसर कैसा देना है, हमें इस पेपर को हल कैसे करना है, वो बातें भी आपको समझ में आ जाए। अब बहुत होशियार बच्चे होंगे जो कहेंगे सर बातें बातें कर रहे हैं, वीडियो तो शुरू कर नहीं रहे। तो उन महापुरुष से तो कहूँगा आप बराए मेहरबानी वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको मेरी इस तरह की बकवास नहीं सुननी है तो। और जो समझदार बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई करनी है, सही मायने में पास होना है, तो बातों को सुने, समझें। क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपकी किताब में भी मिल जाएंगे, आपको गाइड मिल जाएंगे, पर ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। चलिए फिर भी आपकी बातों पे अमल करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब, उर्दू साहित्य का आपका पेपर है। इस पेपर में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं सवालों के आपके, और सेक्शन से पहले आपको कुछ हिदायत दी गई है, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको उन पर अमल करना है। जब पेपर हॉल में जाओ तो वहाँ बैठ के इन सबको पढ़ लेना। सेक्शन A में जितने भी सवाल हैं सब एक एक नंबर के हैं। इनमें 3 तरह के सवाल हैं। 15 सवाल तो हैं आबा सादा यानी ABCD वाले, जिसको MCQ सवाल, MCQs कहा जाता है या मल्टीपल क्वेश्चंस कहा जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं 15। उसके बाद 7 सवाल आपको दिए गए हैं एक एक नंबर के, वो हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह पूर्ण कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। और उसके बाद एक एक नंबर के एक एक लाइन वाले या एक एक सत्र में देने वाले जवाब दिए गए हैं, वो भी एक एक नंबर के 10 सवाल हैं। तो सेक्शन A में जितने भी सवाल हैं सब कैसे हैं, छोटे सवाल हैं। तो आइए पहले सेक्शन A के बारी बारी सवाल पढ़ लेते हैं। सेक्शन A, मंदरदा दिल मारूजी सवालात के दिए गए 4 जवाबात में से सही जवाब चुनकर कॉपी में लिखें। पूरा सवाल वापस कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है, इसका जवाब चूज करके आंसर लिख दें। सवाल नंबर 1 का पहला और आंसर, ठीक है। 15 सवाल है, 15 के 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सवाल नंबर 1, मुरासले को मुकालमा किसने बना दिया। 4 ऑप्शन पढ़कर टाइम वेस्ट क्यों करना, डायरेक्ट बता देते। मिर्ज़ा गालिब ने किया था, मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको आवाज़ बराबर नहीं आती, मेरी प्रॉपर नहीं आती, तो ज़रूरी है कि उनके पास आंसर डायरेक्ट मिल जाए ताकि स्क्रीन पर वो देख लें। सवाल नंबर 2, सबक सुकून की नींद के मुताबिक सुबह सोकर उठने पर मुल्क के लोगों को तकिए के नीचे कितने रुपए मिलते थे, 2 लाख रुपए। जब रात को सो जाते, सुबह उठते कितने रुपए मिल जाते थे, 2 लाख रुपए तकिए के नीचे में मिल जाते थे।
सवाल नंबर 3, सबक रोशनाई के मुताबिक तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई थी? अमृतसर में। कहाँ हुई थी बच्चों? अमृतसर में। सवाल नंबर 4, मुल्कराज आनंद की पेश करदा तजवीज़ की मुखालफत किसने की? डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। सवाल नंबर 5, ख्वाजा हसन निज़ामी ने भिन भिनाता हुआ नन्ना सा परिंदा कहा है, किसे कहा है? मच्छर को। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है ये। सवाल नंबर 6, कन्हैया लाल कपूर का कौन सा सबक आपके निसाब में शामिल है? जवाब है उसका गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में। सवाल नंबर 7, कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज बयां से हम में तर्ज के क्या मानी है? तर्ज का मतलब होता है अंदाज। क्या होता है? अंदाज। सवाल नंबर 8, आरजू लखनवी का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है सैयद अनवर हुसैन। सैयद अनवर हुसैन। सवाल नंबर 9, इब्तदाई दौर में किस शायर का तखल्लुस मलाल था? किसका था बच्चों? मुईन अहसन जज़बी। ये पहले अपना तखल्लुस मलाल रखते थे, बाद में इन्हें मलाल हटाकर जज़बी तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। सवाल नंबर 10, पहली बारिश किस शायर के गज़लों का मजमुआ है? वो है बच्चों नासिर काज़मी। कौन है? नासिर काज़मी का शायरी का गज़लों का मजमुआ कौन सा है? पहली बारिश। सवाल नंबर 11, नज़्म तबा तबाई कब पैदा हुए? ये हुए थे बच्चों 1852 ईस्वी में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 12, नज़्म रूह अर्जी आदम का इस्तक़बाल करती है इकबाल के किस शेरी मजमुआ में से ली गई है? वो मजमुआ है बाले जिब्राइल। कौन सा है? बाले जिब्राइल। सवाल नंबर 13, क्लर्क चिरियाकूफ ने छींक दिया किस पर? बरी जालूफ पर। किसे? बरी जालूफ पर। सवाल नंबर 14, कहानी जन्मदिन में मुसन्निफ के पड़ोसी का नाम था। क्या नाम था? मैथ्यू। क्या नाम था? मैथ्यू। सवाल नंबर 15, कहानी जलती झाड़ी के मुसन्निफ का नाम है वैकुम मोहम्मद बशीर। क्या नाम था? वैकुम मोहम्मद बशीर। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब 7 सवाल, वो थे 15, अब 7 सवाल आपको दिए जाएंगे खाली जगह पुर करने के। ठीक है, खाली जगह दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, उनको येलोइश कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, ताकि आपको पता लगे कि इसका जवाब ये है। अलग से जवाब सुनाकर आपका टाइम वेस्ट करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। हिंदुस्तान हमारा बलवंत सिंह का अफसानवी मजमुआ है। किसका है बच्चों? बलवंत सिंह का। किसान कॉन्फ्रेंस बाग में हुई थी जहां पर हजारों पंजाबी किसान इकट्ठे हुए थे। कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग में। कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग में। कृष्ण चंद्र में पैदा हुए। कहाँ हुए थे? गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए थे। शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। मोहम्मद इकबाल पंजाब के एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। नदी के किनारे गंदले पानी में दूर तक डूबा हुआ। ये सेंटेंस मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसलिए गंदले पानी ही यहाँ पर मुनासिब लग रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर आप में किसी को पता हो इसका आंसर क्या है तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन से चैप्टर से है, और पानी जो लिखा है वो सही आंसर है कि नहीं है कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसको करेक्ट करके वापस कमेंट को पिन कर सकूँ। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3। अब जो सवाल हैं ये एक एक नंबर के हैं। कितने नंबर के? एक एक नंबर के। इनके जवाब आपको एक एक लाइन, दो दो लाइन से ज़्यादा नहीं देना। हो सके तो एक लाइन से ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है, पर आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। अब सवाल नंबर 3 के एक एक करके चलते हैं। पहला सवाल क्या है इसका? गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में बहुत कम सयाह क्यों आते थे? जवाब, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में अक्सर नौजवान जोड़े माह अस्ल यानी कि हनीमून मनाने आते थे। कोई मुसाफिर दौरान मसाफत यहाँ ठहरता था। अक्सर कोई मुसव्विर या कलाकार लोग जो तन्हाई की मुतलाशी होते थे वो यहाँ आते थे। सवाल नंबर 2, सबक जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ कौन है? जवाब, सबक जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ रामलाल हैं। कौन है? रामलाल। सवाल नंबर 3, आपके निसाब में शामिल खाके के मुताबिक कलीमुद्दीन अहमद कहाँ के रहने वाले थे? जवाब, कलीमुद्दीन अहमद पटना बिहार के रहने वाले थे। सवाल नंबर 6, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? जवाब, गुलरंग दरीचों से शायर की मुराद खुश रंग खिड़कियां हैं। उसकी मुराद वो गोशे भी लिए जा सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात हैं। सवाल नंबर 5, ये शब ख्यालो ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे। मंदरजा बाला शेर किस शायर का है? जवाब, नासिर काज़मी का।
सवाल नंबर 6, नज़्म गौर गरीबा किस ज़बान का उर्दू तर्जुमा है? जवाब, गौर गरीबा के अशार अंग्रेज़ी ज़बान के शायर थॉमस ग्रे की मशहूर नज़्म का मंजूम तर्जुमा है। सवाल नंबर 7, सबक क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम क्या है? जवाब, सबक क्लर्क की मौत में क्लर्क का नाम चिरयाकूफ है। अब ये दूसरी ज़बान की कहानी है तो नाम चिरयाकूफ भी पढ़ते हैं, कोई चिरयाकूफ पढ़ते हैं, तो जैसे ही पढ़ें इसको वैसा ही मुनासिब मान लिया जा सकता है। तो आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। सवाल नंबर 8, जन्मदिन किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? जवाब, जन्मदिन मलयालम ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है। कौन सी कहानी थी ये? मलयालम कहानी थी। सवाल नंबर 9, सुकून की नींद किस नस्री सिन्फ से मुताल्लिक है? जवाब, सुकून की नींद एक अफसाना है। क्या है? अफसाना। सवाल नंबर 10, नज़्म के लुग़वी मानी क्या हैं? जवाब, नज़्म के लुग़वी माना पिरोना, लड़ी, कलाम मौजू या शेर के हैं। नज़्म उस कलाम को कहते हैं जिसे उस ज़बान के बोलने वाले अपने एहसास आहंग व तरन्नुम के मुताबिक मौजू समझते हैं। नज़्म पिरोना या लड़ी में पिरोना, लड़ी में मोतियों का पिरोना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये थे 10 सवाल एक एक नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन बी, यानी थोड़े से बड़े सवाल। यहाँ पर आपके 15, 7, 22 और 10, 32 नंबर आपके तैयार हो गए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसके जवाब थोड़े बड़े हैं, इसके जवाब थोड़े से बड़े हैं, यानी 50 अल्फाज में इसके जवाब दे रहे हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? जवाब, रामलाल अपने कलमकार रिश्तेदारों से मिलने और अपनी जायद पैदाइश मियाँ वाली और वो जगह जहाँ उनकी जवानी के अय्याम गुजरे यानी लाहौर को दोबारा से देखने के लिए वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि तकसीम वतन के बाद, देश के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए थे। सवाल नंबर 5, खोजी का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, हुलिये के एतबार से खोजी एक मुजस्सम शामत, पस्ता कामत, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी लिए हुए है। सवाल नंबर 6, गालिब जदीद शोरा के मजलिस में गालिब ने पहला शेर कौन सा सुनाया था? जवाब, गालिब ने पहला शेर ये सुनाया था, कौन सुनाया था? ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इस पर उनका मजाक यूँ उड़ाया गया कि अगर मतलब ही नहीं तो ख़त लिखने का फ़ायदा क्या, 3 पैसे ज़ाया करके ख़त लिखने का क्या फ़ायदा, इससे बेहतर सादा सफ़े पर ही लिख लेते। सवाल नंबर 7, पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात लिखिए। जवाब, पैरोडी के फ़न के हवाले से कलीमुद्दीन अहमद का ख्याल था कि ये उर्दू के लिए एक नई चीज़ है। पैरोडी शाहकारों की होती है और कार्टून का फ़न है। अहमद जमाल पाशा की पैरोडी पर उन्होंने राय दी कि उसका अंदाज़ा इस तरह इस्तेहज़ाया नहीं बल्कि उसलूब के नुमाया करने का है। उनकी तहरीर से अंदाज़ा होता है कि वो मगरिबी अदब के मुताले से दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए वो पैरोडी के फ़न को तरक्की दें। सवाल नंबर 8, जज़्बी के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुज़र कौन सी है? जवाब, दर्दमंदों की राह गुज़र उनका एहसासमंद दिल होता है और दिल में दर्दमंदी का जज्बा रखने वाले हमेशा इंसानियत का कुर्ब महसूस करते हैं और उनकी मुश्किलात में उनका साथ देकर उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। सवाल नंबर 9, रास्ते में डेरे जमा लेने से शायर का क्या मतलब है? जवाब, रास्ते में डेरे जमा लेने का मतलब है कि तकसीम की सूरत में जब बहुत से लोग अपना घर बार छोड़कर एक नई जगह बसने आए तो यहाँ पर तवक्कुआत के बरअक्स हालात पाकर लोग बेसरो सामानी की हालत में रहने लगे। इसे शायर ने रास्ते में डेरे जमा लेने से ताबीर किया है। सवाल नंबर 10, जमील मजहरी ने इंसान की तरक्की के सिलसिले में किन रुकावटों का जिक्र किया है? जवाब, शायर का कहना है कि कुदरत की तरफ से इंसान जो जबर क़द्र के जिस मसले में बांधा गया है वो या बाज़ औक़ात इंसान के लिए उसके अंजाम का खौफ उसकी तरक्की की राह में रुकावट बनकर हाइल होने लगता है। सवाल नंबर 11, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो? शायर ने ये क्यों कहा है?
जवाब, इस मिसरे में शायर ने जो अभी नहीं आई उस घड़ी को मौत कहा है, यानी मौत आने से पहले उसके खौफ में मुब्तला होकर ज़िंदगी को ज़ाय करना दानिशमंदी नहीं है, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उसे जब आना है वो आएगी, उस चक्कर में बाकी ज़िंदगी को बर्बाद ना किया जाए। सवाल नंबर 12, वहकुम मोहम्मद बशीर ने अपने अफसाने का उन्वान जन्मदिन क्यों रखा है? जवाब, अफसाने का उन्वान जन्मदिन उस कहानी में मौजूद किरदार की मुनासबत से रखा गया है कि वो दिन उसका जन्मदिन होता है और उसके गुर्बत का ये आलम होता है कि उसके पास खाने या चाय पीने तक के पैसे नहीं होते हैं और वो ये सोचकर किसी से कर्ज नहीं लेना चाहता कि आज उसका जन्मदिन है, तो अगर वो आज ऐसे अमल से बाज रहे तो आने वाले वक्त में ये उसके लिए अच्छा होगा, मगर उसके जन्मदिन के रोज़ ही उसके बेबसी उसको चोरी की नौबत तक ले जाती है। सवाल नंबर 13, निर्मल वर्मा ने अपनी कहानी में बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है? जवाब, अफसाना निगार ने बूढ़े मछुआरे की मंजर कशी यूँ की है कि वो बूढ़ा आदमी था, एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल खामोश, बेहिस व हरकत, मुंह में पाइप दबी हुई थी जो ना जाने कब से बुझ चुकी थी, हाथ में मछली पकड़ने का कांटा था, वो जजीरे से परे शहर की पलों की तरफ देख रहा था। सवाल नंबर 14, मकतूब निगारी किसे कहते हैं? जवाब, मकतूब निगारी दो इंसानों के माबैन ताल्लुकात की तर्जुमानी करने वाली एक ऐसी सिन्फ नसर है जिसमें गैर अफसानवी अंदाज में ख्यालात की तरसील होती है और हकीकत हाल का बयान होता है। माजी में जो लोग फासलों पर रहते थे, तबादला ख्यालात और खैर खैरियत जानने के लिए बेचैन रहते थे, उन लोगों के आपसी तबादला ख्याल का एक ही ज़रिया ख़त था। मुख्तलिफ़ अन्य जज्बात, एहसासात, ख़यालात और इत्तलाआत तहरीर करके उसकी तरसील का इंतज़ाम करना मकतूब निगारी की खसूसियात हैं। सवाल नंबर 15, मक़ता किसे कहते हैं? जवाब, मक़ता के मानी क़ता करने के हैं, यानी काटने के हैं। चूँकि शायर अपनी शायरी का अख्तामी शेर में अपना तख़ल्लुफ़ इस्तेमाल करता है, उसी आखिरी शेर को इसे मक़ता कहा जाता है। जिस गज़ल का आखिरी शेर में जिस शेर में शायर अपना तख़ल्लुफ़ इस्तेमाल करता है वही क्या कहलाता है? मक़ता कहलाता है, जहाँ पर गज़ल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपका सेक्शन बी में क्या होता है? ख़त्म होता है, जो दो नंबर के सवाल हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी के बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक सवाल पढ़ने बैठ गया तो, ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी में क्या है सवाल देखिए। सेक्शन सी में सवाल है, मंदरदा देल इक़्तिबास की मैं सियाक़ व सिबाक़ तशरीह कीजिए। 3 नंबर आपको एक इक़्तिबास एक पैसेज ये दिया गया है, ठीक है। इक़्तिबास क्या है? तो शुरू करता हूँ नाम लेकर, उस खुदा का इस तरह से पैसेज दिया गया है, तो आपको पहले पैसेज के क्या हवाला देना है। ये इक़्तिबास निसाब में शामिल सबक सुकून की नींद से माखूज़ है। ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ इकबाल मजीद हैं। चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम, दोनों का नाम देना है, फिर तशरीह करनी है। तशरीह आप अपने लफ्ज़ों में कर सकते हैं, जो चीज़ ऊपर लिखी है आपको वही चीज़ वापस लिखनी है अपनी आसान लफ्ज़ों में। अगर आपको ये पैसेज मुश्किल लगता है तो आप दूसरा पैसेज कर सकते हैं, इस पैसेज को पढ़ कर इसका हवाला दे सकते हैं, फिर उसकी तशरीह कर सकते हैं। इसके बाद आता है सवाल नंबर 18, ये भी 3 नंबर का है। सबक लम्हे का खुलासा लिखिए। अगर लम्हे का खुलासा पूरा आपको राइट टाइप करना है, पूरा का पूरा। लम्हे का नहीं आता है तो आपको क्या लिखना है? इसाबात ख़राबे में का खुलासा लिखिए, इसका कर लीजिए। इसके बाद आपको अगला सवाल मिलेगा, सवाल नंबर 19, मंदरदा दिल बंद की मैं सियाक़ व सिबाक़ तशरीह कीजिए। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, कौन सा है? रूह आर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है का एक बंद दिया गया है, या तो आप बंद की तशरीह कर लीजिए। बंद का नहीं आता है तो फिर आपको 2 गज़ल के अशार दिए गए हैं, आपको दोनों को पढ़ के उनकी तशरीह करनी है। दोनों में से एक ऑप्शन आपको करना है। सवाल नंबर 20 है, नज़्म गौरे गिरबा का खुलासा लिखिए। खुलासा पूरा टाइप है आपके सामने। अगर नहीं आता है, मुश्किल लगता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? नज़्म इर्तिका का खुलासा भी लिख सकते हैं। फिर है सेक्शन डी, इसमें 250 अल्फाज के जवाब देने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की सवाना निगारी लिखिए। क़ुर्रतुल ऐन हैदर अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप ख्वाजा हसन निज़ामी की सवाना लिख सकते हैं, जो भी लिखी हुई है पूरी टाइप हो रखी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन अली की सवाना लिखिए, 4 नंबर की है। अल्ताफ़ हुसैन अली मुश्किल लगते हैं तो आप नून मीम राशिद की सवाना भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आपको सवाल मिलेगा अगला, सवाल नंबर 23, मंदरजादिल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। 3 मजमून आपको दिए गए हैं, 3 में से किसी एक पर लिखना है। एक है ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन शिक्षा, इस पर आपको क्या लिखना है, मजमून लिखना है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप दूसरा लिख सकते हैं मेरा पसंदीदा मुसन्निफ़, किसी भी एक मुसन्निफ़ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो सफाई की ज़रूरत और अहमियत, आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये पूरा आपके सामने पढ़ना मुनासिब नहीं होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा लेंथी, 100 पेज का ये पैनल है, 102 पेज का पैनल है, इतना पढ़ने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। 2-2.5 घंटे वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। जो काम की चीज़ से मैं बता चुका हूँ। अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चलिए अब आते हैं काम की बात पर। वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मन है, कोई सवाल है, आपके दिमाग में कोई क्यूरी है तो कमेंट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जितने भी उर्दू का ग्रुप जहाँ जहाँ नज़र आते हैं दूर दराज तक, सब जगह इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है कि लो फटाफट सर का वीडियो देख लो। जैसे ही इस वीडियो पर सिर्फ 1000 व्यू आ जाएंगे, 1000 का टारगेट दिख जाएगा, इस वीडियो को क्या किया जाएगा, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। उस टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में सेक्शन में यानी कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से फाइल ले लीजिएगा और सारे सवाल बैठकर आराम से घर बैठ कर पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपका लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, खुद ब खुद SK एडुविज़न फैमिली इस तरह टाइप कर लीजिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लोगो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है लाइट कलर का, ठीक है, ऐसा लोगो आपको दिख जाएगा। SK एडुविज़न फैमिली लिखेंगे आपको दिख जाएगा, वहीं पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। लेकिन फाइल वहाँ पर आएगी कब, जब इस वीडियो पर 1000 व्यू हो जाएंगे। पता है बहुत सारे बच्चे होशियार भी हैं, समझदार भी हैं, मेरी बात सुनकर वो बहुत ऊट पटांग कमेंट भी करने वाले हैं, तो आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट पढ़ने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, ख़राब लगा हो तो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं ध्यान रखूँ मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि मैं इससे भी ख़राब वीडियो आपके लिए बना सकूँ, आपके सर में दर्द कर सकूँ, क्योंकि मेरे सर में तो दर्द हमेशा ही रहता है। चलिए बातों का सिलसिला करते हैं ये ख़त्म। और आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जैसे वीडियो आपको मिल जाता है, आपको फटाफट वीडियो को क्या कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। जैसे 1000 व्यू होंगे, हाथों हाथ PDF उसी दिन टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इम्तहान की ढेर सारी तैयारी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।